Hello, class ninth. So, today we are going to start civics, democratic politics as it is in your course. And because now you are in ninth class, तो अब आपके पास four books हैं, four books of social science. Means first history, geography, civics, and economics. So this is the third means civics. 20 marks contain करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. दिस ईयर नाइन्थ क्लास में भी यही पैटर्न यूज़ होता है और टेंथ क्लास में भी ये 20 मार्क्स के लिए बुक यूज़ होती है. अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. So in this chapter, in this part of the video, we will use the only section that is the first part of is what is democracy. Okay, and the second part will be delivered to you in the second video. Is it okay? So let's start. Means what is democracy? Democracy, if you think like that, if you divide the word in two parts, जो क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से है इसलिए इसके टू पार्ट्स ही हैं और दो वर्ड से बना है. दैट इज डेमोस मीन्स ह्यूमन means man or you can say women, and the second part is rule means rulers या rule. cracy, demos and cracy, democracy form होता है. is it okay? So demos means human and crazy means rule. means इसका अगर सिंपल से कोई 8th क्लास से स्टूडेंट देखे, पास्ट जो स्टूडेंट है वो देखे तो वो कहेगा कि लोगों का शासन. सिंपली मीनिंग निकल के आता है. डेमोक्रेसी फॉर्म भी इसी कैटेगरी में हुआ था. अगर हम इसको डिफाइन करने को जाते हैं तो फर्स्ट डेफिनेशन जो सामने आती है जो इस वर्ड के अकॉर्डेंस पे लिखी जा सकती है वो होती है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people. Okay, rulers are elected by the people, and it is also in your book where the first thing is that started from here. This is simple definition. Okay, and the definition is written over here in your book. This is democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. और इसी पर बेस होके लेट मिस्टर अब्राहम लिंकन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उन्होंने भी यही डेफिनेशन दिया था. उन्होंने इसको और ब्रॉडर मीनिंग में कहा. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. मीन्स यू कैन से ऐसे भी कह सकते हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है. हिंदी भी एक जो संस्कृत वर्ड इसके लिए लिया गया है बहुत पुराने से यूज होता आया था हमारे यहाँ पे, वो है लोकतंत्र. लोक मीन्स जन जो यहाँ रहते हैं किसी भी एक देश में रहते हैं. तंत्र मीन्स उनके द्वारा जो प्रस्तावित प्रक्रिया होगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा पब्लिक उसको चलाने वाली होगी. जनता जनार्दन हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है, इंडिया में इसको यूज़ किया जाता है. तो डेफिनेशन एक और बार रिपीट कर लीजिए. अगर आप विनर इन 1 मार्क आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि डायरेक्टली जब पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी मीन्स डेमोस and kratia means democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि who are the rulers first, and the second number elected, how they are elected. Third, who are the people who will vote, means who will cast the vote for the rulers. And the important question means government. What is government? So 4 questions are there.
First question, what is government? Government means a kind of administration that is necessary to run the all administrative policies, to create the plans for the nation, for infrastructure, for development. मीन्स एक ऐसी बॉडी जो कंट्री को रन कराने के लिए, अब रन क्या पहियों पर नहीं चल रहा है देश, रन कराने का मतलब होता है कि उसके जितने भी अफेयर्स होंगे, जितने भी कनेक्शंस होंगे, मीन्स वो कनेक्शन स्टेट का सेंटर के साथ हो, सेंटर का स्टेट के साथ हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का या पूरे नेशन का एक दूसरी कंट्री के साथ में रिलेशन हो, फिर स्टेट के अंदर जितने भी पॉलिसीज़ या जितने भी पोर्शंस पे पावर को शेयर किया गया है, उन सभी में एक रिलेशन हो, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, कौन सा लॉ यूज़ किया जाएगा, किन हम पॉलिसीज़ को एडमिट करेंगे अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ टैक्सेस का क्या रिलेशन रहेगा, कौन सी करेंसी पे वैल्यू रखी जाएगी, सब कुछ, बैंकिंग सिस्टम कैसा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सभी मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन बनते हैं, जिसको गवर्नमेंट बोल दिया गया है। मीन्स गवर्न कौन करेगा, होल सोल जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किसके हाथ में होगा, ये गवर्नमेंट होती है। अब इस गवर्नमेंट को बनाने के लिए, मीन्स इन डिसीजन मेकर्स को बनाने के लिए वो कौन होंगे, तो वो डिसीजन मेकर्स होंगे ये रूलर्स। मीन्स ये रूलर्स वो राजा नहीं हो रहे हैं जिनकी बात की जाए, ये रूलर्स वो कोई वैसे पुराने वाले राजा नहीं हो रहे हैं जिनके बारे में बात की जा सके। ये रूलर्स हैं जो कंट्री के रहने वाले लोगों ने बनाए हैं। ये वो रूलर्स हैं जो रूल करेंगे, बट बाय द इलेक्शन दे विल बी इलेक्टेड। ओके, अब उसी के साथ साथ दूसरा एक और क्वेश्चन बन गया, अब यहाँ पे सामने आ गया है, वो ये है कि इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड कैसे होंगे भाई, क्या करेंगे, अपनी मर्जी से उठ के बैठ जाएंगे क्या, जैसे सऊदी अरेबिया में होता है, एक फैमिली है, उसी के मेंबर्स जो हैं वो रूल करते हैं, उनकी मर्जी होती है, वो कहीं से भी लेके आ जाएं मिनिस्टर्स को अपने, है ना। या फिर जैसे अभी एनसीईआरटी भी एग्जांपल देता है, म्यांमार का एग्जांपल देता है। म्यांमार में जो आर्मी ने अपने आप को ही डिक्टेटर अनाउंस कर लिया कि आर्मी के कंट्रोल में ही चला गया म्यांमार पूरा का पूरा, है ना। या फिर एक और एग्जांपल देता है, जैसे डिक्टेटर पिनोशे में, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता था, अभी वो सीबीएसई ने बंद कर दिया है, वो एनसीईआरटी से में है लेकिन सीबीएसई उसको यूज़ नहीं करता है। तो पिनोशे एक जो चिली कंट्री है, छोटा सा कंट्री है बिल्कुल कोस्टल लाइन पे अमेरिका में, वहाँ पे एक पिनोशे डिक्टेटर हुए, उन्होंने अनाउंस कर दिया खुद को कि मैं हूँ रूलर अब से। या फिर जैसे हमारे नियरेस्ट कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को डिक्टेटर अनाउंस कर दिया था आर्मी की पावर की वजह से। तो ये रूलर्स ऐसे नहीं होंगे। यहाँ पे एक वर्ड है, उसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, वो है इलेक्टेड। गवर्नमेंट होगी, रूलर्स होंगे, लेकिन वो इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड मीन्स कि उनको इलेक्शन के थ्रू अप्लाई करना होगा, वो अप्लाई करेंगे, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में वोटिंग होगी, वोट करने वाले लोग जो भी होंगे वो जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग कर देंगे वही जो है एक रिप्रेजेंटेटिव, एक इलेक्टेड बॉडी माना चला जाएगा, मीन्स वो जाना जाएगा। अब वो इलेक्ट करने वाले लोग कौन होंगे, इलेक्ट करने वाले लोग मीन्स बाय द पीपल, जब आप लिखते हो बाय द पीपल वो लोग कौन होंगे, वो लोग होंगे द नेटिव ऑफ द सिटी, द नेटिव ऑफ द कंट्री, मीन्स सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। उनको वहाँ पर रहते हुए, या तो वो जन्म से वहीं रह रहे हैं, या फिर उन्होंने उस कंट्री की नेशनैलिटी ली हुई है, तब वो वहाँ के नेटिव कहे जाएंगे। इंडिया में जैसे जो यहाँ जन्म से रहता है, वो जिसका इलेक्शन कमीशन जो एक है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में है पूरा इलेक्शन का प्रोसेस, कैसे इलेक्शन लिस्ट बनती है उसके बारे में। तो वो किस तरह से
मीन्स अब उनके वोट्स बनेंगे, वो लिस्ट में होंगे। इंडिया में 18 ईयर्स ओल्ड एज्ड पर्सन, ठीक है, डजेंट मैटर वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर कौन है, रिच, पुअर, हैंडीकैप, ब्लाइंड, डजेंट मैटर, वो उसमें कोई मैटर नहीं रखता है। वो इंडियन होना चाहिए, मीन्स इंडियन नेशनैलिटी उसके पास होना चाहिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और उसका एज अबव 18 होना चाहिए, वो वोट कर सकता है। तो ये वो लोग हैं जो इंडिया में, मीन्स या इंडिया जैसी किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानी जाती हैं या अपने आप को अनाउंस करती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि वी आर डेमोक्रेटिक, जैसे इंडिया ने किया था। वो अभी आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर है वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये वो हैं, वो पीपल्स हैं। अब मीन्स जितने भी वर्ड्स थे वो आपको एक बार रिमाइंड कर लीजिए फिर से। नंबर 1 गवर्नमेंट मीन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। दूसरा क्वेश्चन है रूलर्स कौन होंगे, वो रूलर्स जो अप्लाई करें कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और उनको वोट किया जाए, और जिनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल जाएं वो ही रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे उस एक एरिया से। फिर वो आगे के प्रोसेसेस को पूरा करेंगे, वो मिनिस्टर्स बनते हैं या आगे गवर्नमेंट फॉर्म करने में पार्टिसिपेशन देते हैं। वो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, कहीं पर भी हों, इट डजेंट मैटर, अलग अलग प्रोसेसेस हैं सबके लिए, वो आगे आप देखते रहेंगे। मीन्स ये रूलर्स होंगे। अब रूलर्स इलेक्टेड होंगे, इलेक्शन के थ्रू आएंगे, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर रखा जाएगा, कोई इसमें एक तरीके से मैल प्रैक्टिस नहीं होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। एंड बाय द पीपल, कौन लोग होंगे, जो इंडियन नेटिव हों, उनकी एज 18 ईयर्स हो, उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। देन मीन्स आफ्टर these recommendations the person will be eligible to cast the vote. Is it okay? So now take the next point. So 1 minute, just use your 1 minute for this picture, क्योंकि अब सीबीएसई में इस ईयर में भी देखा गया है और लास्ट ईयर में भी था कि उस वो फोटोग्राफ्स जितने भी हैं एनसीईआरटी बुक्स के, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस को क्रिएट कर रहा है, और वो एज इट इज़ फोटोग्राफ जैसा आपके एनसीईआरटी बुक में है वैसा का वैसा ही फोटोग्राफ आपको देगा, उस पर न्यू क्वेश्चंस बना के रख देगा। यहाँ पर लिखा है दिस कार्टून वॉज ड्रॉन बाय द इलेक्शंस when the elections were held in Iraq with the presence of US and other foreign powers. What do you think this cartoon is saying? Why is democracy written the way it is? So, can you just understand why this way of राइटिंग डेमोक्रेसी लाइक दैट, ऐसे ही क्यों लिखा गया डेमोक्रेसी को? अब पिक्चर को रिपीट करिए ज़रा 1 मिनट पहले। कुछ सोल्जर्स हैं, गन्स दिखाया हुआ है, और ये आपको क्लियर हो गया है कि इराक में जब इलेक्शंस हुए थे तो यूएस के प्रेजेंस में हुए थे, और भी फॉरेन पावर्स थी जो इसमें इंटरफेयर कर रही थी और इराक में इलेक्शंस कराए गए थे। ओके, तो कार्टून को ऐसे क्यों बनाया गया है? डेमोक्रेसी को उठाने की और खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मान लो कि एक फ्लैग है डेमोक्रेसी का, उसको आर्मी सोल्जर्स उठा रहे हैं, उनके पास गन्स हैं, देखो वो अपनी यूनिफॉर्म में हैं, एक स्टैम्प लगा हुआ है, उसके ऊपर डेमोक्रेसी लिखा है, और जिसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे डेमोक्रेसी खड़ी हो सकती है? इट मीन्स दिस डेमोक्रेसी वॉज अंडर द control of what? This M for military. क्या कोई एक डेमोक्रेसी ऐसी हो सकती है जो मिलिट्री कंट्रोल में हो? अगर वो मिलिट्री कंट्रोल में है तो वो क्या आप उसे डेमोक्रेसी कहोगे? क्या वो पीपल का रूल हुआ? क्या उसमें पीपल ने इलेक्शन किया था? क्या आर्मी इलेक्शन से बनती है? वो एक अलग फॉर्म है। कितने सारे क्वेश्चंस हैं। होप
कि आप इसको एक बार और कमेंट में आंसर ज़रूर दो. So now, are you comfortable with democracy? Yes or no? So now, this is the next point, that is features of democracy. Features of democracy, फिर definition को remind कर लो. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Means अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, means who are the rulers? Who are they rulers? Means which officials, as the NCERT written over here, this one. Who are the rulers? In this definition means which officials must be elected for any government to be called a democracy. Answer it. Which decision may be taken by non-elected officials in a democracy? So, what kind of election constitute a democratic elections? Free and fair elections. What condition must be fulfilled for any election to be considered democratic? Means free and fair, and no malpractices should be there when the elections are means conducted. And next number, who are the people who can elect the rulers to or get elected as rulers? Native of the nation फर्स्टली, एंड उन पे कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए भाई, और उनकी एज पूरी होनी चाहिए, उनको कोई वो मेंटली वीक नहीं होने चाहिए, कोई ऐसी डिसेबिलिटी जो मेंटली हो वो नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है. राइट. सो फाइनली what kind of form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they do want in a democracy? No. वो कैसे कर लेंगे? जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. उनके ऊपर भी कनेक्शंस बने हुए हैं. को देखो, इंडिया जैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में अगर आप बात करते हो तो कोई भी सुप्रीमो नहीं है. प्रेसिडेंट को आप कहते हैं सुप्रीम पावर, फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन हैं, लेकिन वो भी पार्लियामेंट के एडवाइस पर ही काम करते हैं. उनको इमरजेंसी लगाने का राइट है एक. वो भी इलेक्टेड हैं, एमपीज वोट करते हैं तो इलेक्ट होते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन उनको भी सिर्फ इमरजेंसी लगाने का राइट है. और अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसको चेंज करने का राइट है कि वो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दें. वो भी पार्लियामेंट के रूल्स पे ही चलेंगे. पूरी पार्लियामेंट के एक हेड होते हैं मिस्टर पीएम, मींस प्राइम मिनिस्टर. वो भी पार्लियामेंट के ही एडवाइस पर काम करते हैं. कोई भी कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से फ्री नहीं होता. कुछ राइट्स हैं जो पार्लियामेंट के अलग हैं, प्रेसिडेंट के अलग राइट्स हैं, मिस्टर पीएम के अलग राइट हैं, सबके अलग अलग राइट्स हैं. स्टेट में सीएम मींस चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अलग राइट हैं. उनके पार्लियामेंट जो उनकी कमेटी है, उनके कैबिनेट है, उसके अलग अलग राइट्स हैं. उसके बारे में आप आगे वाले चैप्टर्स में बात करेंगे. लेकिन अभी अगर इस क्वेश्चन को कहना चाहते हैं आप, जो ये कहता है कि कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन डेमोक्रेसी? नो, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ऐसा नहीं है, वो कुछ भी कर लेंगे. और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विथ सम लिमिट्स? यस, कुछ लिमिट्स में उसको काम करना होता है. इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स? यस, उसको राइट्स ऑफ सिटीजन्स के राइट के लिए ही वो इलेक्ट ही उनसे हुई है, तो उनके राइट्स का अगर ध्यान नहीं रखेगी तो और किसके लिए काम करेगी? इज इट ओके? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. अब जो ये एनसीईआरटी है वो आपको कुछ एक पास्ट इवेंट्स की तरफ लेके जाती है, जहाँ पे 1999 में मिस्टर परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में थे, जनरल थे, और उन्होंने अपने मिलिट्री के क्योंकि हेड थे तो उन्होंने
वहाँ पर अपने आप को होल सोल बॉडी मीन्स सुप्रीमो मीन्स एक डिक्टेटर की तरह से खुद को अनाउंस कर दिया। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने उसको ओवरथ्रू करवा दिया। कब? 1999 में, जनरल परवेज मुशर्रफ ने, पाकिस्तान में। ओके, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या नाम रख दिया उन्होंने? चीफ एग्जीक्यूटिव नाम रखा अपना। चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। ओके, लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। फिर उन्होंने अपने आप को 2002 में प्रेसिडेंट कहना शुरू किया कि मैं अब से प्रेसिडेंट की तरह से ट्रीट किया जाऊंगा, मेरे पास जो पावर्स होंगी वो प्रेसिडेंट होंगी। हैड हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री that granted him a 5-year extension, and Pakistani media, human rights organization and democracy activists said that the referendum was based on what? Based on malpractice and fraud. In August 2002, he accused a legal framework order, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उन्होंने दिया, और उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स कर दिए पाकिस्तान के, अपने आप को प्रेसिडेंट बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किए, और जिससे कि वो एक होल सोल डिक्टेटर की तरह से वहाँ पर बने रहे लगातार। तो इज़ इट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी? क्या ये डेमोक्रेटिक है? क्या उन्होंने कोई डेमोक्रेटिक वे दिया? इसमें पीपल का जो एक ओपिनियन होता है जिसको वोटिंग करना कहते हैं, क्या वो था? क्या आर्मी को डेमोक्रेटिक मैटर्स में इंटरफेयर करना था? क्या किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के में अगर ये डिक्टेटर बने हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया और फिर उस प्रेसिडेंट बनकर ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर दिया, क्या ये एक डेमोक्रेटिक वे था? नो, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। ओके, एक और पिक्चर है जिसको आपको यहाँ पे डिपिक्ट ये जो है कर देखना चाहिए। ये है कार्टून वॉज ड्रॉन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। एक लैटिन अमेरिका का कॉन्टेस्ट पे बनाया गया है। डू यू थिंक इट अप्लाइज टू द पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल? आर्मी है, आर्मी मैन है, उसके हाथ में गन भी है देखो, और उसके अंदर बैलेट बॉक्स रखा हुआ है ना, ये बैलेट बॉक्स रखा हुआ है, इसके अंदर वोट डालते हैं। अभी शायद आपने जब सुना होगा पेरेंट्स से, तो वो बोलते हैं कि बटन दबाना है। इलेक्शन के लिए जो ऐड देखते हैं आप, उसमें भी ये होता है कि मशीन है, उसको बटन दबाना है। जिसको भी आप लाइक करते हैं, जिस भी पार्टी के फॉलोअर्स हैं उसको आप लाइक करते हैं, तो उसको बटन दबा कर आप वोट करते हैं। कुछ एक टाइम पहले तक ये बैलेट बॉक्सेस होते थे, एक पेपर होता था, पेपर के ऊपर साइन और नेम्स पार्टी के लिखे हुए होते थे, प्रिंटेड होते थे, वहाँ पर स्टैंप लगाते थे। ठीक है, वो स्टैंप जो है वो लगाने के बाद पेपर के ऊपर ऐसे अलग अलग लिखे होते थे, तो पेपर के ऊपर आप स्टैंप लगाते थे, उसको फोल्ड करते थे पेपर को, और इस बैलेट बॉक्स के अंदर रख दिया जाता था, डाल देते थे, फिर इनको निकाल के काउंट करते थे किस पार्टी को कितने वोट मिले, इस तरह से चलता था। तो अभी आगे की लाइन क्या है? इट अप्लाइज टू द पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल। थिंक ऑफ अदर कंट्रीज वेयर दिस कुड अप्लाई। कौन कौन सी और कंट्रीज़ में ऐसा हुआ हो, आपने सोचा, आपने देखा, किस में हुआ था? अभी एक एग्जांपल आया था इससे पहले, इराक, अमेरिका ने करवाए थे वहाँ पे इलेक्शंस, है ना। तो ये एक कंडीशन है। ऐसे ही पाकिस्तान में हुआ, जिसको लेकर ये CBSE, ये NCERT ने एक एग्जाम्पल लिया। इस बुक की एक और सबसे अच्छी बात यही है, और ये इसी में ही है सिर्फ, कि ये जो बुक है आपको एग्जाम्पल्स पर ही चलाती है। जो भी वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल्स हुए हैं, डेमोक्रेसी के हुए हों या आगे जो भी आगे इस बुक में चलता रहेगा लगातार, ये बुक कोई थ्योरी नहीं लिखती है, कोई इसके बड़े बड़े थीसिस नहीं है। पूरी बुक में आपको सिर्फ वर्ड के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसके थ्रू ही आपको पॉइंट समझाए जाएंगे।
जिससे आपकी नॉलेज उसी लेवल पर आगे इंक्रीज हो सके। सो इज़ इट ओके। सो लास्टली फाइनली हम इस लाइन पे पहुंचते हैं। ये कहता है दिस इज़ द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रीसेट with those elected by the people। मीन्स जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन्हीं लोगों के हाथ में रहनी चाहिए जो इलेक्ट होकर आए हों। ऐसा नहीं है कि आर्मी कंट्रोल कर लेगी या कोई और पॉलिटिकल बॉडी जो इलेक्ट ना हुई हो और वो कंट्रोल कर ले पूरे नेशन को, या उसके जैसे पाकिस्तान में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही बदल दिया मिस्टर प्रेसिडेंट ने, परवेज मुशर्रफ। तो क्या होना चाहिए? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इज इट ओके? उन लोगों के हाथ में ही होनी चाहिए पावर जो इलेक्ट होकर आए हैं लोगों के द्वारा, राइट? ओके, नेक्स्ट नंबर आता है। अब इसके बाद जो पॉइंट नेक्स्ट स्टार्ट होता है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का। मीन्स जब आप एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में जब आप लोगों से वोट करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको वोट करना है जिससे एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना। तो अभी ना इसके बीच में एक चीज़ और करते हैं, एक पिक्चर और रह गया है हमारे पास, इसको और देखिए। दिस इज सीरिया। अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का आपको वो क्लियर हो जाएगा। अ लेडी, उसके सिर पे नाम लिखा हुआ है देखो, डेमोक्रेसी। उसके हाथ में बैलेंस है, राइट? और सीरिया की कहानी है। डेमोक्रेसी इज नॉकिंग, नॉक नॉक, डोर पे भी लिखा है, देखो ध्यान से ना, दिख रहा है? डोर पे भी लिखा है नॉक नॉक। एक पर्सन अंदर से शायद मेजर की फॉर्म में है ना, मेजर का इन्होंने कॉस्ट्यूम जो पहना हुआ है, ड्रेस यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ठीक है, जो कह रहे हैं नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन अल बहत पार्टी। इज दैट क्लियर? मीन्स आप अंदर नहीं आ सकती हैं जब तक आप जो हैं इस पार्टी की मेंबर न बन जाएं। मीन्स खुद डेमोक्रेसी को भी इस पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी आप अंदर कदम रख सकती हैं। डेमोक्रेसी भी नहीं आ सकती अंदर। कहाँ? सीरिया में। सीरिया में डेमोक्रेसी भी कदम नहीं रख सकती जब तक कि इस पार्टी का आप मेंबर ना बन जाएं, राइट? तो अब यही कहानी है कि आपको एक पार्टी का मेंबर होना होता है क्या डेमोक्रेसी बनाने के लिए? क्या एक ही पार्टी पूरी कंट्री में रूल करती रहेगी? कभी ऐसा हुआ है? आपने देखा नहीं क्या इंडिया में कितनी सारी पार्टीज अलग अलग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और लगातार 5 ईयर्स के डिस्टेंस पे वो जो टेन्योर पूरा करती हैं और चली जाती हैं, है ना? अभी लास्ट से आप देख रहे हैं, पहले कांग्रेस थी 10 ईयर्स, फिर अभी बीजेपी को 10 ईयर्स हो जाएंगे। तो चलता रहता है। पब्लिक जिसको भी अच्छा लगता है, देखती है काम करते हुए, पब्लिक उसको वोट करती है। फ्री है, फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के, किसी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसको, पार्टी के ही आप जो हैं मेंबर हैं और उसी पे आप जो हैं वो आगे काम कर पाते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जब ये एग्जाम्पल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो पॉइंट अब आ रहा है आगे, ये है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसमें एग्जाम्पल उठाया है चाइना का, एनसीईआरटी ने। चाइना का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है? देखो फर्स्ट लाइन इसकी पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगो रैनमिन दाई बाइगो दाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये उनकी लैंग्वेज है, इंग्लिश में इसको नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं।
तो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. It has nearly 3,000 members elected from all over China. Some members are elected by the army. बताओ, अब ये डेमोक्रेसी हुई कि इलेक्शन जो आर्मी देगी कुछ मेंबर्स को निकाल के, 3,000 मेंबर लेने हैं, है ना. बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट होना है, करना है, तो आपको इससे पूछना पड़ेगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, वरना आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. भाई साहब, क्या ये डेमोक्रेसी है? इंडिया में पूछते हैं किसी से? कभी भी नहीं. 10 लोग मिलकर नई पार्टी बना लेते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं. ऐसा कहाँ होता है? तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? यस और नो कमेंट में लिखते रहना. Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 small parties aligned to it were allowed to contest election. पहली ये लाइन एक और फिर रिपीट हुई. It were allowed to contest election. कोई किसी को अलाउ कर रहा है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर सकते हो. क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? आई डोंट थिंक सो. यस और नो. अब एक और एग्जांपल इन्होंने मैक्सिको का लिया है, जी आप पढ़ेंगे आगे. राइट, इलेक्शन में मैक्सिको का इलेक्शन है, यहाँ पे एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी ने फिर से एक और इसका रीडिंग आप अच्छे से कर लें. इसका ये और एग्जांपल है जिसमें जो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है पीआरआई, वो अपॉइंट करती है इलेक्शंस को किस तरह से रन कराने का है और क्या क्या होना है. ये सब कुछ इलेक्शन में वही यही करते रहते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो एक और अब डेफिनेशन हमारे सामने एक और उठ के सामने आ जाती है. ये होती है, ये कॉपी इट. A democracy must be based on free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. Is it okay? मीन्स अगर जो आज इलेक्शन में मीन्स उसने जीत लिया है, उसको भी नेक्स्ट टाइम हार जाने पड़ सकता है. मीन्स आपका एक टेन्योर होगा, आप एक बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए ही इलेक्टेड हो गए हों. ओके, हर कंट्री ने अपने अपने लिए टेन्योर बनाया है. इंडिया में 5 इयर्स का टेन्योर होता है. आप उसके बाद फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको फिर कंट्री में जो सिटीजन्स हैं आपको उतने ही वोट देंगे या नहीं देंगे ये कोई नहीं जानता है, पब्लिक जानती है. वो देखती है 5 साल आपको काम करते हुए. मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एक बार इलेक्ट हो गए तो आप ही इलेक्ट रहने वाले हो. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन डेमोक्रेसी. वो नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि दूसरों को तो फिर चांस ही नहीं मिलेगा. इसका मतलब आप तो होल सोल हो गए, आप ऑटोक्रेट हो गए, है ना. ये कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली रूल चल रहा है ना. कोई मोनार्की नहीं चल रही है, हायरार्की नहीं चल रही है. वो ख़त्म हो गई बातें, बहुत पुरानी की बात थी वो, कि एक ही राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा वाली बात, कि उसी को राइट है बस राजा बनने का, और कोई चाहे वो उतना एलिजिबल है कि नहीं है डजेंट मैटर, क्योंकि वो उस फैमिली से बिलोंग करता है इसलिए वो बनेगा. नहीं भैया, अब ये वाली बात नहीं चलने वाली, ये हो ही नहीं सकता है अब. राइट. तो अब एक और इमेज हमारे सामने आ गई है, बहुत अच्छी इमेज है ये. देखो, बनाओ, बताओ क्या बन रहा है इसमें. क्या दिखाई दे रहा है? एक डॉल दिखाई दे रही है ना. लेकिन ये एक बैग्स हैं, इससे एक डॉल बना दी गई है या एक पर्सन बना दिया गया है. ये बैग्स हैं जिसमें कॉइन्स भरे हुए हैं. देखो, दिस कार्टून वॉज टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को बनाया जा रहा है, वाह. कार्टून दिखा रहा है. एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अ लैटिन अमेरिकन पब्लिकेशन. व्हाट डू यू मनी बैग्स signifies here? What do money bags signifies here? Could this cartoon be applied to India? बताओ.
इंडिया में अप्लाई हो सकता है क्या ऐसा कार्टून? हो क्या रहा है, ये बैग्स हैं, इतने सारे बैग्स रखे हुए हैं, इनमें कॉइन्स भरे हुए हैं। क्या डेमोक्रेसी पैसे से बनती है क्या, मनी से? मनी इन्वॉल्व होती है कि आप रिश्वत देते हैं क्या वोट लेने के लिए? क्या वोट एक डेमोक्रेटिक वे होगा अगर आप ऐसा करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं कि हमें वोट दे देना? क्या ये एक फेयर वे है ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? यस और नो? नहीं है, राइट? ये एक फेयर वे नहीं है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। तो इंडिया में ऐसा हुआ हो कभी, कोई ऐसे केसेस सामने आए हों जो इलेक्शन कमीशंस में रिपोर्ट हुई हों और उनके पास रिपोर्ट्स हों, तो ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें ये इंडिया में कहा गया और काफ़ी जगह काफ़ी स्टेट्स में बताया गया कि वहाँ पर ऐसा जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, और लोगों को पैसे दिए जाते हैं वो वोट करने के लिए, उनको इम्पोज किया जाता है, उन्हें इंड्यूस किया जाता है कि आप हमको वोट किए दीजिए, हम आपको ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे, पार्टीज हो जाती हैं लोगों की और बहुत कुछ हो जाता है। तो लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक वे नहीं है, हम इसको नहीं मान सकते हैं। ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में हो सकता है, ये अनडेमोक्रेटिक वे होगा अगर ऐसा होता है तो, राइट? नेक्स्ट नंबर आता है, ये बताता है जो एक और फीचर डेमोक्रेसी का, दिस इज 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये बहुत मज़ेदार है। अब क्यों है? क्योंकि 1 पर्सन मीन्स जो एक पर्सन है वो एक ही वोट कर सकता है और उसके वोट की वैल्यू एक ही होगी। डजेंट मैटर, मान लो कोई एक पर्सन बहुत बिलियनियर है, ट्रिलियनियर है, बहुत पैसा है उसके पास, है ना, बहुत रिच पर्सन है, दूसरा बहुत पुअर पर्सन है, या कोई ऐसा, मानो एक बहुत ठीक ठाक सा बड़ा सा एग्जांपल देते हैं कि एक प्रेसिडेंट का वोट की वैल्यू इक्वल टू बैगर हो जाती है। यहाँ उस दिन जिस दिन वोट हो रहा है, अगर मानो कि MLAs के लिए वोट हो रहे हैं, उसमें प्रेसिडेंट तो वोट उसे अगर उस स्टेट का है तो देगा, वरना तो नहीं देते हैं। MP के वोट की वैल्यू देख लीजिए। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट होंगे, मीन्स हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो उस दिन वोट करने के लिए जो पर्सन लाइन में खड़ा है वो सिर्फ वोटर ऑफ द रीजन है, उस एक एरिया का वोटर है। डजेंट मैटर कि उसके जेब में कितने पैसे हैं, वो कौन सी कास्ट्स में है, वो कौन से प्रोफेशन में है, उसका घर कितना बड़ा है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस, वो कितना इनकम टैक्स भरता है, वो पॉलिटिकल अफेयर्स में है या नहीं है, वो कौन से डिपार्टमेंट में है, वो कुछ नहीं करता है, वो रिक्शा चलाता है, मूंगफली बेचता है, वॉट एवर द पर्सन इज डूइंग, मीन्स मेल और फीमेल, उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, वहाँ उस एक एरिया के लिए उसका वोट होना चाहिए, तो वोट में पार्टिसिपेशन करेगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा, अपना वोट कास्ट करने का उसके पास पूरा राइट है। इसलिए बोला गया कि 1 पर्सन, एक कोई पर्सन, उसके वो एक ही वोट करेगा, पहली बात दूसरा नहीं कर सकता, एक ही वोट, एक ही टाइम में एक ही वोट होगा, राइट? और उसके वोट की वैल्यू एक ही होगी, सभी के वोट की वैल्यू एक ही होगी, क्योंकि और एक और मज़ेदार है कि जब वो वोट कास्ट करते हैं तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता। अगर आप उस EVM मशीन पे बटन प्रेस करते हैं तो वो EVM मशीन ये रिकॉर्ड नहीं कर रही कि हु इज़ प्रेसिंग, नो, उसे नहीं पता, उसने तो बटन कौन सा प्रेस हुआ वो काउंट कर लिया बस, उसे एक एरिया में कौन से पार्टी के लिए कितने बटन प्रेस हुए वो तो वो काउंट कर लेती है बस, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इस तरह से सभी के वोट की वैल्यू इक्वल हो जाती है। इज इट ओके? ऐसा नहीं है जैसे कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में विमेंस को राइट ही नहीं था वोट करने का, या एस्टोनिया में
प्रॉब्लम रही लगातार रशियन माइनॉरिटीज़ की, है ना, या फिजी में रही एक प्रॉब्लम लगातार वोटिंग के लिए, है ना। फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ इंडियन फिजियंस। फिजीज़ के वोट की वैल्यू ज़्यादा थी, इंडियन फिजीज़ के वोट की वैल्यू नहीं थी, कम होती थी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अगर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं होता है तो उसको आप अनडेमोक्रेटिक कहेंगे, मीन्स वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म हो गया डेमोक्रेसी का, है ना, वो कोई फॉर्म नहीं होगा। तो लास्ट में आ जाइए, फिर बोर्ड लेटर्स में लिखता है एनसीईआरटी, इन अ डेमोक्रेसी ईच adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value। इज इट ओके? इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ये एक और फीचर हो गया है। इसके बारे में आप आगे अभी और पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, ये लिखा है इसने यहाँ पे, ओके। तो 1 वोट 1 पर्सन एंड 1 वैल्यू। इज इट क्लियर टू यू? ये एक और फीचर जो इसका डेमोक्रेसी का वो पूरा हो गया, राइट। एक और इमेज हमारे सामने आ गई है, वो इमेज ये कह रही है एट लास्ट 1 मैन 1 वोट, कम से कम एक आदमी का 1 वोट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अब अंदर से मिस्टर कह रहे हैं आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज द 1 मैन एंड द 1 वोट। मैं तब इसे अच्छा मानूंगा जब मैं ही एक पर्सन रहूं जो वोट करे। क्या गजब की बात है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जहां अगर ऐसा हो रहा है वहां पे आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती वहां पे। इज इट ओके? नेक्स्ट नंबर आता है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ क्या है? जब एक कंट्री फॉर्म होती है तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, एक रूल बुक बनाती है कि हमारी पूरी कंट्री इस फॉर्मेशन पे काम करेगी और आगे तक हम इसी फॉर्मेशन पे चलते रहेंगे, हमारी यही पॉलिसीज़ होंगी, हमारे रूल्स होंगे। जैसे इंडिया में 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया गया 26 जनवरी को, यस 1950 26 जनवरी में। बहुत सारी मेहनत लगी थी उसको बनाने में। इंडिया इतनी वैरायटी वाली कंट्री है ना, इतने सारे स्टेट्स बनाए जाना, उनके लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना, इतनी सारी कास्ट और रिलीजन को इकट्ठा करना कि सब एक इक्वल रहें। इसलिए तो हमने सभी चीज़ों को सिमिलैरिटी पर छोड़ दिया है कि सब सिमिलर हैं। हाथ जोड़ लीजिए, नमस्ते कर लीजिए, सब सिमिलर हैं, किसी के लिए कोई ऊंचा नीचा वाली बात रही ही नहीं। जितनी अनटचेबिलिटी थी इंडिया में वो सब खत्म। यही रूल ऑफ लॉ है। मीन्स हमारे यहाँ इंडिया जैसी कंट्री में जो रूल है वो किसका है? लॉ का। लॉ जो ऑर्डर करता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑर्डर करता है वही सभी को माननीय होता है, एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरीवन। कुछ भी हो, अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो वो सबके लिए होता है। और ये विश्वास कि कोर्ट काम ही यही करता है, सेफ गार्ड है वो एक सेफ गार्डिंग कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कराने का काम ही वही लेता है, करता ही वही है। और उसमें वो हेल्प कर लेता है किसकी? कौन हेल्प करता है? पुलिस की। इस रूल एंड ऑर्डर को फॉलो कराने में वो हेल्प किसकी करता है? पुलिस की। पुलिस को काम क्या दिया गया कि आपने भाई साहब बस ये ध्यान रखना है कि सोसाइटी में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट ना करे, उसको फॉलो करे, है ना, उसको अनफॉलो करने की कोशिश ही ना करे कोई। अगर वो कोई करता है तो आप उसे कोर्ट तक लेके आओ, ये काम है पुलिस का। कोर्ट में जो बैठे हैं मिस्टर, है ना, जज, रेस्पेक्टेबल बॉडी होते हैं सिटी की, वो ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस एरिया को इन्होंने हैरेस करने की, किस राइट को, किस जो एक्ट है उसको अनफॉलो करने की कोशिश की है या उनसे हो गया है अनफॉलो। फिर वो उसके ऊपर पनिशमेंट जो लिखा गया है आईपीसी में वो उसको देने की कोशिश करते हैं, अगर वो वाकई में हुआ है तो, है ना। दोनों तरफ की
बात सुनी जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा ऐसा नहीं हुआ था। इसके बारे में बात करेंगे अभी, वहाँ पे राइट्स वाला चैप्टर है, वहाँ पे आ जाता है ये। तो ये है रूल ऑफ लॉ, आप लॉ को यूज़ कर पाते हैं, लॉ काम करता है। फिर एनसीईआरटी ने जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दिया है ना। जिम्बाब्वे का काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, ये आप तसल्ली से पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा कि जो लॉ कैसे अपना रूल करेगा। ओके, दूसरी चीज़ रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रेस्पेक्ट फॉर राइट्स डेमोक्रेसी का एक तरीके से कह दीजिए आप, ये सोल है ना, ये पूरी ही बात एक सोल ऑफ डेमोक्रेसी है, कही जा सकती है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, दोनों चीज़ें। राइट्स जितने भी सिटीज़न को कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको फॉलो कराना, उसको उनको यूज़ करना उसका एक राइट है, मीन्स उसको दिया गया है, उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको कि आप सिमिलैरिटी में हैं, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आपको राइट टू स्पीक है, राइट टू कम्युनिटी है, बना सकते हैं आप, ग्रुप्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, धरने पे बैठ सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इन अ मैनरफुल वे, राइट, सब कर सकते हैं लेकिन एक मैनरफुल वे में। तो राइट्स को यूज़ करना और उसकी रेस्पेक्ट करना, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, दोनों ही डेमोक्रेसी हमें देती है। डेमोक्रेसी ही तभी आप कहेंगे जहाँ पर लॉ रूल कर रहा हो, जहाँ पर रेस्पेक्ट होती हो राइट्स की। ये राइट्स कौन से हैं जो अभी जिनके नाम लिए गए हैं कि आप कंट्री में सिटीज़न है तो उसको ये राइट हैं, वो कर सकता है ऐसा, है ना। इंडिया में बहुत सारे राइट हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में है नहीं, यहीं इसलिए यहाँ पे इतना हल्ला होता है हर चीज़ के ऊपर। अपने राइट्स को यूज़ करते हैं, वो मोड़ तोड़ के दिखाते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एजी गॉर्डनियर की एक बड़ी अच्छी लाइन याद आती है, उन्होंने अपने एक ऐसे में लिखा था कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिन, है ना। जब तक आप मेरे राइट्स को हैरिश नहीं कर रहे हैं तब तक आप कुछ भी करते रहिए, आप फ्री हैं। ये है रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। आप अपने राइट्स में रहिए, मैं अपने राइट्स में रहता हूँ। इज इट ओके? इसको आप अच्छे से स्टडी करिएगा, राइट। सो दिस इज द लास्ट वन एंड द समरी ऑफ द चैप्टर। एक अच्छा इमेज है, ये दिखाया गया है याहू, गूगल और सिस्को, 3 कंपनीज हैं जो इंटरनेट में काम करती हैं, है ना। तीनों अपने ट्रक्स लेके आ रही हैं, डू नो एविल, मीन्स मीडिया कैसे कह दीजिए इनको या फिर इंटरनेट, ये अपने ट्रक्स लेके, ये जो टैंकर्स होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, वो लेके आ रही हैं, है ना। चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर ये एक आर्टिकल दिया गया था, इसको अच्छे से रीडिंग कर लेना। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। इज इट ओके? ये नोट इट डाउन, ये अपने नोट्स बनाते वक्त आप इसको नोट करना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। इज इट ओके? एंड द समरी, वही फिर से डेफिनेशंस आ गई है, आप इन रूल्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये एक पोर्शन लास्ट वाला, रूलर सेलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस, elections offer a choice and fair opportunity to the people to the change and current rulers. Okay, change the current rulers. This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis, and in the end the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizen राइट्स। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो आपको जो भी कोई डाउट लगा हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसी पॉइंट को फिर से आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। ओके, थैंक यू, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड।